चलिए हमने ना लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो मैं ना हर क्वेश्चंस को डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको इससे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखो एक कॉन्सेप्ट जानेंगे। कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो, ठीक है ना। ये शैडो का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे क्या है। देखो, हाँ, ये एक इंसान है, ठीक है। ये ब्लैक वाला एक इंसान है और ये हमारा सन है, ठीक है। ये सन का पोजीशन ऐसे बताया गया है कि मानो जैसे कि आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठते हो, ठीक है ना, अर्ली मॉर्निंग जब उठते हो तो सूरज हमको ऐसा हॉरिजॉन्टली दिखता है ना, हॉरिजॉन्टली दिखता है। थोड़ा ऊपर ऐसे सूरज उग रहा है तो ऊपर की तरफ दिखता है ना हमें। तो उस वक्त देखिएगा आप, गौर कीजिएगा कि आपका सूर्य का किरण आपके शरीर में गिरेगा, ठीक है। सूर्य का किरण आपके शरीर में गिरेगा, हाँ, सूर्य का किरण आपके शरीर में गिरेगा, ठीक है। सूर्य का किरण आपके शरीर में गिरेगा, लेकिन सूर्य का किरण आपके शरीर में गिरेगा, ठीक है ना। और आपका जो परछाई है ना वो लंबा बनेगा, ठीक है, आपका परछाई लंबा बनेगा। या आप एक काम कीजिए, रात को जब स्ट्रीट लाइट के सामने, आजकल का स्ट्रीट लाइट में तो समझ में नहीं आता क्योंकि सारा एलईडी हो गया। जब हैलोजन का स्ट्रीट लाइट था तो आप स्ट्रीट लाइट के सामने खड़े होते ना, तो आपका परछाई लंबा लंबा आता था, आजकल नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप सूर्य का, आप ये ध्यान कीजिए, सुबह जब उठ के खड़ा होइएगा ना, सुबह, तो आप सुबह जब उठ के आप खाली मैदान पे खड़ा हुई तो आपका जो परछाई है ना लंबा आएगा। तो ये लंबा आएगा। अच्छा, आप जब सूरज की तरफ देख रहे हैं, जब आप सूरज की तरफ देख रहे हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है वो लाइन ऑफ साइट जो सीधा सीधी देख रहे हैं। अभी तक हम ऊपर भी नहीं देखे, नीचे भी नहीं देखे, जस्ट स्ट्रेट देख रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हम स्ट्रेट देख रहे हैं, ऐसा स्ट्रेट देख रहे हैं, वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब हम उस हॉरिजॉन्टल लाइन से सन की तरफ देखेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से सन की तरफ देखेंगे तो एक एंगल बनेगा हमारा, ठीक है ना, एक कोण बनेगा। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? एक कोण बनेगा हमारा, ठीक है ना, एक कोण बनेगा जिसे हम एंगल कहते हैं। ये हमारा थीटा 1, ये क्या है हमारा? थीटा 1, ठीक है, ये हमारा थीटा 1 हो गया। तो जब सन का पोजीशन 1 था, 1 नंबर पोजीशन पे था, जस्ट जो सन उठ रहा है, ठीक है ना, और हम सन की तरफ देखे, हम सन की तरफ अपना नजर सन की तरफ करके खड़े हैं, ठीक है ना, सन की तरफ नजर है हमारा। तो सन का जो किरण है, रे है, ऐसा तो बहुत सारा रे आपका शरीर में गिरेगा, लेकिन जो आपको सर पे जो मैक्सिमम आपका जो, ठीक है ना, आपका जो परछाई है ना, वो डिटरमेंट किससे होता है? वो परछाई डिटरमेंट होता है, वो परछाई किससे डिटरमेंट होता है? वो परछाई डिटरमेंट होता है आपका परछाई का लंबाई सर से पैर तक। तो जो किरणें पैर पे गिरेगा वो तो उसका तो परछाई नजदीक नजदीक ही रहेगा, लेकिन जो किरणें सर पे लगेगा उसका परछाई दूर पे जाएगा। और वो कितना दूर पे जाएगा? हम ये मानते हैं कि सन से जो किरण निकला है और ये सर पे जो लगा है, मान लो सर को छेद करके निकलता है आगे, तो अगर वो किरण निकलता है तो किरण इस पॉइंट पे आके रुकेगा, इस पॉइंट पे आके रुकेगा। तो उसका मतलब हमारा परछाई जो है इतना लंबा बनेगा। कितना लंबा बनेगा? इस पैर का पोजीशन से, इस पैर का पोजीशन से L1 लंबाई, इतना लंबा हमारा, ये हमारा L1। अच्छा, ये L1 का जरूरत नहीं, ये हमारा पोजीशन 1 है, शैडो का पोजीशन 1 है, ठीक है ना, ये हमारा शैडो का पोजीशन 1 है, ठीक है। तो इतना लंबा हमारा परछाई बनेगा L1। तो इस पे एक काम करता हूँ, शैडो लेंथ 1, ठीक है, और ये शैडो 1, हमारा शैडो 1, ठीक है ना। S1 हो गया शैडो 1, तो L1 हो गया लेंथ ऑफ द शैडो S1, ठीक है ना। तो इतना लंबा गिरेगा। अब कुछ देर के बाद आप देखिएगा, कुछ देर के बाद आपका सूरज जब धीरे धीरे ऊपर के तरफ चलने लगेगा, ऊपर के तरफ, ठीक है ना, आपका सूरज ऊपर के तरफ चलने लगेगा, ठीक है। ये अब हमारा सूरज हो गया। तो अब इससे जो किरणें आएगा, ठीक है,
अब इससे जो किरणें आएगा, सर का परछाई यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, जो गोल ब्लू वाला बिंदु दिख रहा है यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो अब जो किरण आ रहा है, ये जो किरण आ रहा है, ठीक है, ये जो किरण आ रहा है ये सर पे लग रहा है और ये हमारा परछाई बन रहा है। तो ये परछाई जो है अब हमारा ये S2 है, मतलब शैडो 2, पोजिशन एट शैडो 2, और इसका लेंथ क्या होगा, L2, ठीक है, लेंथ L2। और थीटा क्या होगा बताओ, थीटा, देखो थीटा बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, थीटा, थीटा बढ़ गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब सूर्य जब ऐसा उठ रहा है, तो जब शुरुआत में था तो हमारा परछाई लंबा हुआ, और अब थोड़ा और उठा तो परछाई छोटा हुआ। अब देखो एक कॉन्सेप्ट, ये चीज समझो इसमें कि मैंने आपको बताया था कि ये जो किरण आएगा पोजीशन 2, जब सन का पोजीशन 2 हो जाएगा, सन का पोजीशन जब 2 हो जाएगा तो उसका किरण कितना दूर गिरेगा, तो हम ये मान के चलते कि जो किरण निकल रहा है सर पे लग रहा है, तो सर पे लग के इसे छेद होकर निकल रहा है, ऐसा तो निकलता नहीं है, तो अगर सर पे छेद होकर निकलेगा तो यहाँ तक किरण आएगा, यहाँ तक, कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, तो इसका परछाई का लंबा भी यहाँ तक होगा, कहाँ तक, यहाँ तक। तो S2 हो गया हमारा पोजीशन एट सन 2, तो परछाई लेंथ 2। तो देखो अब जैसे थीटा 1 बढ़ा, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है, जैसे थीटा बढ़ा तो लेंथ ऑफ द शैडो घटा, ठीक है ना। और अब आप देखिएगा जैसे जैसे और दोपहर के टाइम पे आप देखिएगा, जैसे जैसे दोपहर होगा हमारा, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा पोजीशन, अब किरणें सन के पोजीशन 3 पे है, सन का पोजीशन 3rd पे है, यहाँ पे जब रहा तो सर पे लगेगा ऐसा, और जब सर पे लगेगा तो उसका सर S3 पे बनेगा, ठीक है ना, शैडो एट 3। तो अब देखो, अब जो लेंथ L3 है ये हमारा छोटा हो गया, छोटा लेंथ हो गया, राइट, ये हमारा छोटा लेंथ L3 हो गया, छोटा परछाई हो गया ना, छोटा परछाई। तो देखो और सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा, मतलब पहले हम सूरज को ऐसा हॉरिजॉन्टली देखे, फिर थोड़ा ऊपर देखा, और थोड़ा ऊपर देखा, और थोड़ा ऊपर देखा, और थोड़ा ऊपर, तो देख रहे हैं ना, तो सूरज भी ऊपर ऊपर जा रहा है तो हमारा परछाई छोटा छोटा होते जाएगा, ठीक है ना। या तो आप एक काम करो, टॉर्च लेना और किसी को बोलना अपने सर पे टॉर्च को मारने के लिए, और देखना कि परछाई लंबा आएगा, ठीक है ना। पहले ऐसे मारना लंबा आएगा, और फिर ऐसे टॉर्च को ऊपर उठाते जाना, परछाई छोटा होते जाएगा, ठीक है ना। और आपको जब टॉर्च की तरफ देखना है, देखते ऊपर जाना, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, तो जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है तो परछाई छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, द लेंथ ऑफ द शैडो डिक्रीजेस, लेंथ ऑफ द शैडो डिक्रीजेस। ऑल्सो एज थीटा डिक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा घटता है तो लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस, मतलब थीटा और शैडो, लेंथ ऑफ शैडो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ ऑफ शैडो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब लेंथ ऑफ शैडो घटेगा तो थीटा बढ़ेगा, और जब लेंथ ऑफ शैडो बढ़ेगा तो थीटा घटेगा। एकदम सिंपल सा बात है, याद रखना, जब थीटा कम है मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है तो लेंथ ऑफ शैडो बढ़ेगा, और जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है तो लेंथ ऑफ शैडो घटेगा, ठीक है, ये है शैडो का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको याद रखना। अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो दोबारा इस वीडियो को फिर से मतलब फॉरवर्ड करके, बैकवर्ड करके फिर से सुनना, 2-4 बार सुनना और विजुलाइज करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल है,
ठीक है, ये मान लो वर्टिकल पोल है, ईस्ट 36 मीटर, मतलब शेडो है, लेंथ ऑफ द शेडो है, मतलब मान लो कि ये हमारा सूर्य है, तो एक मिनट, मान लो ये हमारा सन है, ठीक है, और सन से ये किरण निकल रहा है, ठीक है, और ये पोल पे टच हो रहा है। देखो एक चीज देखो, तो हमको पूछ सकता है, आप लोग हमको पूछ सकते हैं कि आप जो किरण है बाकी पोल पे क्यों नहीं गिरा रहा। देखो ये चीज ऐसा है, समझो थोड़ा, ये हमारा पोल है ना, ये हमारा पोल है, और ये हमारा सन है, ठीक है, तो देखो शैडो का तो इधर भी गिरेगा, इधर भी गिरेगा, इधर भी गिरेगा, इधर भी गिरेगा, ठीक है ना। जब रे इधर गिरा ना, तो इसका इसका शैडो छोटा बनेगा, जब रे इधर गिरेगा ना, तो इसका शैडो इतना ही बनेगा। कितना बनेगा कि इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ये जहां तक आएगा वहां तक बनेगा, और उसके बाद इसका शैडो इतना पॉइंट तक, इतना लेंथ का शैडो कहां बनेगा, तो इसको जब हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा इतना लेंथ ऑफ द शैडो बनेगा। और जब टॉप पोजीशन पे है, तो इसको जब हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे, अगर ये रे अगर यहां तक आता है, तो इसका शैडो का लेंथ इतना बन रहा है। तो फाइनली हमको ये सबसे मतलब नहीं है, ये सबसे हमको मतलब नहीं है। क्यों? हमको लेंथ ऑफ द शैडो तो टोटल लेंथ चाहिए ना। तो जब हेड पोल का हेड पे लग रहा है, तो उसका पोल का हेड पे जब लग रहा है, तो उससे क्या होता है कि पूरा लेंथ ऑफ द शैडो हमको मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर बीच में कहीं लग रहा है, तो उसका बीच आधा ही मिलेगा, पूरा तो मिलेगा नहीं हमको। तो इसलिए हम बाकी किरणों से हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना, बाकी किरणों से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी किरणों से हमको मतलब नहीं है, हमको बस मतलब है, ठीक है ना, हमको बाकी किरणों से मतलब एकदम मतलब नहीं, हमको बस मतलब है लास्ट वाला जो टॉप टॉप पोजीशन पे जो किरण गिर रहा है, तो उससे हमको मतलब है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ द शैडो बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम हमेशा टॉप पे लेते हैं। अगर देखो इधर, अगर आप इधर लोगे, तो इतना ही हमको लेंथ ऑफ इतना 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 जो पोल का हाइट है ना, उतना ही हमको लेंथ ऑफ द शेडो मिलेगा, इतना ही हमको लेंथ ऑफ द शेडो मिलेगा, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इधर लेते हैं, इधर, तो उससे क्या होता है कि हमको पूरा पोल का लेंथ मिलता है, ठीक है ना। इसलिए हम हमेशा टॉप पोजीशन वाला जो है ना, वही कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। चलो, अब बोला है कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल। अच्छा, वर्टिकल पोल का शेडो लेंथ इतना तक बन हो रहा है, तो इसको थोड़ा हम ना ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगा, इतना, ठीक है। तो हाँ, इतना। तो देखो, जब सूर्य का किरण ऐसे गिर रहा है, तो ये पोल पोल का, तो ये हमारा ब्लू वाला लाइन जो है लेंथ ऑफ द शेडो बन रहा है, और ये लंबाई हमको कितना दिया, 36 मीटर। ये लंबाई हमें 36 मीटर दिया, जो शेडो का लेंथ है ना, ये हमको 36 मीटर दिया हुआ है। बोला ठीक है, चलो 36 मीटर दे दिया। अब बोला कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज थीटा। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होगा, इसमें तो कोई आदमी है नहीं, आदमी तो है नहीं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसको मानते हैं कि इस पोल के टॉप में ना एक आदमी बैठा हुआ है, जिसका हाइट नेग्लिजिबल है, मतलब उसका हाइट बिंदु है, पॉइंट है, और वो पॉइंट ही उसका आंख है, ठीक है ना। पूरा आदमी का जो शरीर है सब बिंदु है, और बिंदु आंख है। तो वो आंख अगर सूरज की तरफ देख रहा है, और सूरज तो इधर है ना, तो इधर देखेगा, तो पहले जब सूरज सूरज तो ऊपर है, ठीक है, वो अब सूरज को नहीं देख रहा, तो किधर देखेगा, सीधा देखेगा, जो आइडियल पोजीशन है आंख का, कि वो सीधा देखेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको शैडो की तरफ देखना, क्योंकि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताया ना, अब ये शैडो की तरफ देखेगा, तो ये थीटा। देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो थीटा हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल है, उससे हम किसी चीज पे देखते हैं, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एक्चुअली इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है कि पहले हमारा जो सूरज था, सूरज का पोजीशन इधर था, ठीक है ना, इधर था। अब सूरज इधर गया, ठीक है, इस पोजीशन पे आया, तो यहां से यहां कितना कितना एंगल ट्रेवल किया, वो है थीटा एंगल, ठीक है ना।
तो उसको समझने के लिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए हम कहते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इस पोल पे एक आदमी बैठा हुआ है और उस सूरज को देख रहा है। तो पहले जब देखेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन जाएगा, जब पहले देखेगा तो ये ब्लैक वाला उसका हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, राइट, तो ब्लैक वाला हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लैक वाला हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। अब 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 ये आदमी आंख पहले तो ऐसे हॉरिजॉन्टल था, अब ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ, सूरज ऊपर है, ऊपर की तरफ देखेगा। जब वो ऊपर की तरफ देखेगा तो ये हमारा थीटा एंगल बन रहा है, उसका आंख में थीटा एंगल बन रहा है। तो जितना ऊपर आंख गया उतना ऊपर सूरज भी गया। तो इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा समझो, ठीक है ना। ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12, ये चीज हमें दिया हुआ है, sec थीटा इक्वल टू 13/12। बोलो ठीक है, चलो अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। तो अब पूछा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, तो ये ब्लैक वाला जो है डंडा है, इसका हाइट क्या पूछा हमने, ठीक है ना। तो देखो, एक तो हमको पता है ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। आइदर ये एंगल हमको पता होना चाहिए या हमको ये एंगल पता होना चाहिए, तभी जाके हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अगर वो एंगल हमको पता नहीं है हम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब वो एंगल हमको पता करना है, ठीक है ना। ये वाला एंगल या तो ये वाला एंगल, ये दोनों में से कोई एक एंगल हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? तो ठीक है, आप देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको इधर भी हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना। इधर भी हम एक्सटेंड कर दिए, ठीक है ना, इधर भी एक्सटेंड हो गया। और जब हम एक्सटेंड कर देते हैं, अब देखो, अब ये देखो, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ना, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। क्या होगा बोलो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बोलो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? ये चीज मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा दोनों एंगल इक्वल होगा, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे वर्टिकली, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब होता है कि ऐसा मानो दो क्रॉस है, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, बोलो क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। एक कॉन्सेप्ट हमने जो यूज किया है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। अब देखो, हाँ अब देखो कि ये ये जो, अच्छा इसको पहले नामकरण कर देते हैं, एक्स कॉन्ट्रास्ट कलर थोड़ा यूज करने से अच्छा रहेगा। एक मिनट रुकना, अच्छा होगा, चलो। ये देखो, ये मान लो x है, ये y है और ये z है, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं r, ठीक है, एक्स आर, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज देखो, ये जो लाइन है वाई जेड और ये जो लाइन है एक्स आर, ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्या क्या पैरेलल है? वाई जेड एंड एक्स आर पैरेलल लाइंस, आर पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। एंड एक्स जेड इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। एक्स जेड मतलब ये जो है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एक्स जेड इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल आर एक्स जेड मतलब ये थीटा इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज
ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो अब जब आर एक्स जेड, मतलब आर एक्स जेड का मतलब क्या है, देखो ये आर एक्स जेड मतलब ये कोण इज इक्वल टू एक्स जेड वाई, तो ये कोण दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो थीटा है, ये थीटा और ये थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा, ये दोनों थीटा हमारा इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने एक कॉन्सेप्ट तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का लगाया, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट किस चीज का लगाया, ऑल्टरनेट एंगल्स का, ठीक है ना। ऑल्टरनेट एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट लगाया हमने, जो कि इधर मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। तो अब जाके ये थीटा इक्वल ये थीटा हो गया। अब देखो, अब ये जो डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम कैसे बन गया, देखो ये डायग्राम बना हमारा ऐसा, ये जो डायग्राम है ना, ऐसा कुछ बना हमारा डायग्राम, ठीक है। और इसको ये तो हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा थीटा निकल गया, ठीक है, ये हमारा थीटा निकल गया। और इसका अगर हम नामकरण करें तो ये हमारा y, ये हमारा z और ये हमारा x, ठीक है। और वाई जेड कितना दिया है हमें, 36 मीटर लेंथ ऑफ द शेडो दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो और एक चीज क्या बताया गया हमें, सेक थीटा इक्वल टू कितना बताया गया, 13/12, 13/12। और टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल जो कि एक्स वाई है, टू फाइंड एक्स वाई, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा थीटा है, ये 90 ये थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और 90 का ऑपोजिट क्या होगा, हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और वाई एक्स क्या हो जाएगा, वाई एक्स हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब इतना तो हमने बना लिया अपना, ठीक है ना। अब हमको सेक थीटा इक्वल टू 13/12 को यूज करना है, ठीक है। तो देखो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 को हमको यूज करना है, तो ये हो गया सेक थीटा इक्वल टू 13/12। और सेक थीटा का वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा उसका उल्टा होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो इससे हम मान लेंगे h हमारा 13 है, और h हमारा 13 है, और बेस हमारा 12 है, ये हम मान लेंगे। तो इससे क्या हमको मिल गया, h 13 मिल गया, और h हमारा कितना मिला, h हमारा मिला 13, और बेस हमारा मिल गया 12। तो अब देखो, हमें पता है कि ऐसा कुछ नंबर हमें पता है 5, 12, 13, जो कि है ट्रिपलेट, क्या है, ट्रिपलेट है 5, 12, 13, पी भी एच। इसमें 12 और 13 बी और एच तो मिल गया, तो बाकी पी क्या होगा, इसमें से पी हो जाएगा 5 हमारा, राइट। तो इसमें हमारा पी हो गया 5, ठीक है ना, इसमें हमारा पी हो गया 5। तो अब हमें चाहिए, देखो हमें चाहिए एक्स वाई, मतलब ये पोल का हाइट चाहिए, मतलब ये पी इक्वल टू 5 का डाटा लेना है। और हमारे पास एच भी है, बी भी है, लेकिन ज्यादा डाटा तो हमारा बेस के पास है। तो हमें ये जो येलो येलो है ना पीबी, इस डाटा को यूज करके हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये डाटा यूज करने के लिए हम टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा हमें पता है पी बाय बी, और पी कितना है, अच्छा पी बाय बी, पी है हमारा एक्स वाई, और बी है हमारा वाई जेड। तो पी, अब पी देखो इसको फिर से हम लिख सकते हैं ऐसे, पी बाय बी इक्वल टू एक्स वाई बाय वाई जेड, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पी, पी हमारा 5 है, और बी
बी हमारा 12 है, ठीक है, एक्स वाई हमें निकालना है और वाई जेड हमारा 36 है, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy इक्वल टू 5 इंटू 36, तो हमारा xy हो जाएगा 5 इंटू 36/12, तो 12 3 जा 36, तो ये हमारा बन गया 15। तो हाइट ऑफ द पोल हो गया हमारा 15 मीटर, ठीक है ना, हाइट ऑफ द पोल हो गया हमारा 15 मीटर। सिंपल है, एक्स वाई हमारा निकल गया 15 मीटर। अगर इसी को हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में करना है तो भी हमको इतना इतना दूर तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सॉल्व, इसमें सॉल्व किया है बस, तो डायरेक्टली लिखना है 5 12 13, ठीक है ना, ये तो हाफ सेकंड का काम है। अब हम ये वाला डाटा हम उठाएंगे, ठीक है ना, ये वाला हम डाटा उठाएंगे। tan थीटा इक्वल टू p/b, tan थीटा इक्वल टू p/b, ये वाला डाटा उठाएंगे, ठीक है ना। और p/b, और p कितना है हमारा, p है 5 और b है 12। अब हम ये वाला कंसिडर करेंगे, तो इसमें क्या कंसिडर करेंगे कि p/b ऐसा लिखेंगे ना। हम कैसा कंसिडर करेंगे कि p/b, तो ये हो गया हमारा 5/12, ठीक है। लेकिन बेस देखो, ये रेशियो का दो पार्ट है, 5 और 12, ठीक है ना, दो पार्ट है 5 और 12। तो इसमें रेशियो का दो पार्ट जो 5 एंड 12 है ना, तो एक पार्ट जो 12 है उसका एक्चुअल लेंथ बता दिया गया है, एक्चुअल लेंथ है 36, एक्चुअल वैल्यू है 36। तो पार्ट मतलब क्या था, हम काट कूट के जो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है ना उसको हम रेशियो बोलते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, जैसे कि ऐसा समझो 50/100, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 रेशियो है, लेकिन एक्चुअली में पहले वैल्यू कितना था, 50/100 था। तो 2 जो रेशियो का एक पार्ट है उसका एक्चुअल वैल्यू 100 हो गया, 1 जो रेशियो का पार्ट है उसका एक्चुअल वैल्यू 50 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब, तो 5/12 ये रेशियो का पार्ट है, लेकिन जो 12 है उसका एक्चुअल वैल्यू 36 दिया हुआ है। तो हमें 12 से 36 आने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, ये नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फैक्टर, ये जो एक पार्ट है रेशियो का, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 36 आएगा। तो रेशियो का ये रूल है ना, जो नंबर से हम एक पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सिमिलर वही नंबर से हमको ना दूसरा पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो वो हमारा 15, ठीक है ना। सिमिलर नंबर 3 से हमने 12 को, देखो 12 से 36 आने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, तो सेम वही नंबर 3 से हमको 5 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो रेशियो का जो अप एंड डाउन है ना, दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फिर क्यों, ताकि जाके फिर कट कुट के सेम रेशियो आ जाए, ठीक है ना, कट कुट के सेम रेशियो आ जाए। तो 15 आ गया, तो हमारा ये 15, ठीक है ना, आंसर है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ये तो आपको हम इतना डिटेल में समझा रहा हूँ बोल के आपको ऐसा लग रहा होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। और इसका बाकी देखो कैसा कि 12 से 36 जाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो सेम 5 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा 15 आ जाएगा हाइट। तो ये तो हम डायग्रामेटिक अप्रोच में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, ये डायग्राम मैंने कॉपी इसलिए करके रखा था, इसमें एक चीज हमको समझाना था। ठीक है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए माना था, ये हमने माना था कि इस पॉइंट में एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये जेन्युइन कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले समझाया, ठीक है ना। इसको देखो, इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर इस पॉइंट में एक आदमी खड़ा है, जो शेडो का लेंथ है, लेंथ के एंड पॉइंट में अगर एक आदमी खड़ा है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा तब, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। अब वो शेडो, अब वो सन के तरफ जब देखेगा, सन के तरफ जब देखेगा, तो ये एंगल थीटा बनेगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर जाना मत, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब उतना करेक्ट भी नहीं है। तो जो मैंने आपको ये समझाया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यही समझना कि ये आदमी इस पॉइंट में बैठा हुआ है
और सन को देख रहा है हॉरिजॉन्टली। अब सन जब थोड़ा ऊपर की तरफ गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आदमी ऐसा ऊपर की तरफ देखेगा तो थीटा, तो इसका जो किरण आके यहाँ गिरेगा वो लेंथ ऑफ द शेडो हो जाएगा। और ये थीटा इक्वल कैसा हो गया, मैंने बताया आपको। तो इसको आप ना ऐसा मतलब एक ऐसा फॉर्मूला टाइप बना के रख सकते हो, ठीक है ना। एक एक ऐसा फॉर्मूला टाइप बना के रख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसा एक फॉर्मूला टाइप बना के रख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला टाइप मतलब क्या बनाओगे, जो ये एंगल होगा ना वो भी यही एंगल होगा। ठीक है, जो ये एंगल होगा ना वो भी यही एंगल होगा। ठीक है, ऐसा आप बना के रख सकते हो, लेकिन नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना। आप थोड़ा डायग्राम भी ऐसा बना लो और ये थीटा बन गया, फिर इसको थोड़ा ऐसा खींच दो। अच्छा, और फिर ये थीटा वो थीटा इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल, और ये थीटा इक्वल हो जाएगा, ये थीटा और ये थीटा इक्वल हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये थीटा और ये थीटा इक्वल हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, बस बन गया इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, इसको बार बार बोल बोल के पढ़ो, ये थीटा इक्वल हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और फिर ये थीटा इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसको बार बार ना बोल बोल के करो, करते रहो, थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये समझ में आया। ये अगर करना है तो ये मैक्सिमम 10 सेकंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन मैं ये सब चीज इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर कोई कॉन्सेप्ट को भूल रहा है तो उसको एक बार रिवाइज भी हो जाए। ठीक है ना, चलिए अब दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। आगे से मैं और कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो नहीं समझाऊंगा। ठीक है ना, आपको खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा, बोला है कि एक काइट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग। एक काइट है, एक पतंग है। ठीक है ना, अच्छा एक पतंग है, मान लो ये हमारा पतंग है, इसको एक धागा से बांधा हुआ है, और बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द हाइट ऑफ द काइट इज 90 मीटर। अच्छा, तो मान लो ये हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया सर, और हाइट ऑफ द काइट यहाँ पे है। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ द काइट हमें दे दिया हुआ 90 मीटर, मतलब ये हाइट ऑफ द काइट जो है वो हमारा 90 मीटर है। ठीक है, और देखो ये हमारा ग्राउंड है। क्या है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है ना, ये जो वायलेट रंग है ना ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, वायलेट वाला रंग जो है हमारा ग्राउंड है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो, अब अब बोला था फाइंड द, अब क्या बोल रहा सुनो, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 90 मीटर, ओके, एंड द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अब ये तो ग्राउंड है ना, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये तो हमने बोला ग्राउंड है हमारा। तो अब ग्राउंड और स्ट्रिंग का एंगल कितना दिया, 30 डिग्री, बोला है कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड। ठीक है ना, अब पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें ये लेंथ निकालना। तो इसको पहले नामकरण कर देते हैं, मानो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एक्स जेड, हमें एक्स जेड को फाइंड करना है। ठीक है ना, एक्स जेड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा 90 डिग्री हमेशा रहेगा, ये हमारा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेस। ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा परपेंडिकुलर। इतना तो समझ में आ गया हमें। अब हमारे पास क्या क्या डाटा है, एक तो हमारे पास 90 मीटर का डाटा है, तो हम पी भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, और एक हमारा 30 डिग्री है, बोला ठीक है, और अब हमें चाहिए h, मतलब हमें चाहिए ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब x z और h।
तो ये दो डाटा जो P और H है ना, इस दो डाटा को हमको कोलैबोरेट करना है। तो हमको पता है क्या, sin 30 इक्वल टू P/H, ये चीज हमको पता है। क्या है, sin 30 P/H है, ये चीज हमको पता है, ठीक है ना। sin 30 कितना हो जाएगा, P/H। तो sin 30 का वैल्यू हाफ है, नहीं इसको ऐसा नहीं लिखते हैं। sin 30 इक्वल टू P/H, और P क्या है, XY, और H क्या है, XZ है, ठीक है, ठीक है ना। अब sin 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, XY बाय XZ, ऐसा लिख सकते हैं। तो sin 30 का वैल्यू कितना है, हाफ है, XY का वैल्यू कितना, 90 मीटर है, और XZ हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो XZ हो जाएगा 90 इंटू 2, जो कि है हमारा 180 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारा 180 मीटर निकलेगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। और इसको अगर रेशियो कॉन्सेप्ट में करना है हमें, तो कैसे करेंगे, रेशियो कॉन्सेप्ट में, रेशियो कॉन्सेप्ट में करना तो कैसे करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। तो sin 30 डिग्री हो जाएगा हमारा P/H, और sin 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं हाफ इक्वल टू P/H। तो ये P/H हो जाएगा 1:2, ठीक है ना। P/H हो जाएगा हमारा 1:2। लेकिन ये हमारा रेशियो का दो फैक्टर्स है, दो पार्ट है, ठीक है ना। तो 1:2 दो पार्ट है, लेकिन ये पार्ट का एक्चुअल कितना है, 90 है। तो 1 से 90 आने के लिए हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90। तो सेम यही 90 नंबर को हमको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जरूर। तो ये हमारा हो जाएगा 180 मीटर। तो जो H है हमारा 180 मीटर, मतलब H तो रेशियो वाला पार्ट है, तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, XZ। तो XZ हमारा 180 मीटर, ठीक है ना। ये सिंपल है और कुछ भी नहीं है। इसी को और एक्सटेंड कर देंगे तो sin 30 हाफ है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 190 मीटर हुआ तो 2 कितना होगा, 180 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सही करना। अब देखो, ये सब तो सेम है। ये बोल रहा है एक लैडर है जो रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल है, मतलब ठीक है, एक वॉल है, पहले तो वॉल बनाओ, ठीक है ना। ये हमने वॉल बना लिया, और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये वॉल है। एक लैडर है, ठीक है ना, लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, देखो ये लैडर ऐसा रेस्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसा रेस्ट कर रहा है। अब बोला है, अब बोला है दी, ये हमारा वॉल है, ठीक है ना। अब बोला है कि द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर मतलब ये है, फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, तो ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री बोला गया। देखो, ठीक है ना, एंगल बिटवीन द फुट फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल इज 60 मीटर, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो एक चीज इसमें देखो, ये तो हमारा, देखो ये क्या है, ये हमारा लैडर हो गया, ठीक है, और ये हमारा वॉल हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें बोला है द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल का जो एंगल है वो 60 डिग्री। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना कि ये फुट ऑफ द लैडर तो यहाँ पे है और ये वॉल यहाँ पे, कैसे एंगल बनेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन इसको ऐसे ही समझो कि अगर फुट ऑफ द लैडर इधर है और वॉल के साथ एंगल, तो यही 60 डिग्री होगा। एक्चुअली इसको बोलना चाहिए था कि फुट, कि द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तब समझ में आता कि ये, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, तो यही सब थोड़ा थोड़ा मतलब ना लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होता है, तो इसलिए ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है PYQ का। तो ये जो फुट ऑफ द लैडर है मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, तो इसका मतलब यही है। तो हमें द लेंथ ऑफ द लैडर निकालने बोला, हमें क्या लेंथ ऑफ द लैडर निकालना बोला, तो हम इसको मान ले XY
जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड मान लिया, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा जेड वाई बी हो जाएगा और एक्स वाई हमारा पी हो जाएगा, ठीक है, और ये तो ऑटोमेटिकली एच हो जाएगा हमारा। अच्छा, देखो एक और डाटा हमने मिस कर दिया यहाँ पे बोला एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 3.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो फुट ऑफ द लेडर है जो 3.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये वॉल से फुट ऑफ द लेडर जो है 3.6 मीटर अवे है, मतलब ये हमारा 3.6 मीटर लेंथ है, ठीक है ना, ये हमारा 3.6 मीटर लेंथ है। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो वो जानना जरूरी है, ठीक है ना। टू फाइंड लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ द लेडर मतलब एग्जैक्ट हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या डाटा है, एक तो हमारे पास 60 डिग्री है, एक 3.6 मीटर है मतलब बी भी है, ठीक है, ये दो डाटा है और हमें निकालना क्या है एच, मतलब एक्स और जेड का ये लेंथ हमें निकालना है। तो हमें ये एच और बी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, एच और बी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो एच और बी को मैनिपुलेट करने के लिए हमें हमारे पास ये cos 60 डिग्री वाला यूज करना पड़ेगा। cos 60 डिग्री हो जाएगा हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ये इसको हम लिख सकते हैं जेड वाई बाय, बेस क्या है जेड वाई है, जेड वाई बाय एक्स जेड ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इसको फिर से लिखना है तो cos 60 डिग्री इक्वल टू जेड वाई बाय एक्स जेड लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो cos 60 डिग्री क्या है, हाफ है, और जेड वाई क्या है हमारा 3.6 है, और एक्स जेड तो हमें पता नहीं, ठीक है ना, तो उसको एक्स जेड ही लिखेंगे हम, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा हमारा 3.6 इंटू 2, तो हमारा एक्स जेड हो गया 7.2, तो हमारा एक्स जेड हो गया 7.2, तो हमारा लेंथ ऑफ द लेटर निकल गया 7.2। सिंपल है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको अगर हमें रेशियो कॉन्सेप्ट से करना है तो कैसे करेंगे, रेशियो कॉन्सेप्ट से करना है तो हम ये वाला डेटा लेंगे अपना, ठीक है, cos 60 डिग्री इक्वल टू एच बाई बी, और cos 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं हाफ इक्वल टू एच बाई बी नहीं है, बी बाई एच है, बी बाई एच, तो इसे हम लिख सकते हैं बी बाई एच। तो बेस इस टू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 1:2, ठीक है ना, लेकिन बेस का जो एक पार्ट 1 है वो 1 नहीं है, कितना है 3.6 है, तो इसको हम 3.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह 2 को भी हम 3.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा 7.2 मीटर आंसर हो गया, ठीक है, वो हम अब वो हमारा 7.2 मीटर आंसर हो गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो सेम cos 60 डिग्री हमारा हाफ, cos 60 डिग्री हमारा हाफ है, हाफ मतलब ये 1 है, और 1 है और ये 2 है, लेकिन ये 1 नहीं है, ये कितना है 3.6 मीटर है, तो 1 से 3.6 जाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.6, तो सेम 2 को भी हमें 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा 7.2 मीटर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल है ये सारा प्रॉब्लम। अब अगला प्रॉब्लम देखो। इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है। अब देखो, तो अब 14 वाला क्वेश्चन को एक और बार हम, अच्छा ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन देखो, इसको कर ही लेते हैं, कॉपी कर ही लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। चलो देखो, ये सवाल क्या है कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए टॉल ट्री ऑफ हाइट 45 मीटर इज, एक एक ट्री है, ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है, और ये ट्री हो गया, ठीक है ना। अब इसमें बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो कुछ इतना लंबा बना, ये शेडो ऐसा कुछ लंबा बना, ठीक है ना। अब मान लो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सन है, तो यहाँ पे जब सन है तो ये ऐसा मानो कि सन का जो रे ऐसा निकलेगा, जिसको टच करके ऐसा आएगा, सन का जो रे ऐसा निकलेगा टच करके आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको, इस चीज को हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्या है, ये है हमारा ट्री, और ये क्या है, ट्री का लेंथ, शेडो है, ट्री का शेडो है, ठीक है ना। अब ट्री को थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, ट्री को थोड़ा नीचे, ये ट्री है और ये ट्री का शेडो है। तो सिंपल है, हम मान लेंगे कि यहाँ पे एक आदमी बैठा है, और अगर जब उसको हॉरिजॉन्टल देखना है तो ऐसे देखेगा वो, हॉरिजॉन्टल ऐसे देखेगा वो, ठीक है ना। अब वो सन के तरफ जब देखेगा तो ये एंगल बनेगा, सन के तरफ जब देखेगा तो ये एंगल बनेगा हमारा, और ये एंगल को हम कहेंगे थीटा, राइट, ये एंगल को हम कहेंगे थीटा, जो कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब ये थीटा और ये थीटा हमारा इक्वल कैसे हो जाएगा, कि मान लेंगे इधर हॉरिजॉन्टल जो है ऐसे एक्सटेंड हो गया, तो ये थीटा और ये थीटा हमारा इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये थीटा और ये थीटा हमारा इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये थीटा और ये थीटा हमारा इक्वल हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये थीटा और ये थीटा हमारा इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट ऑपोजिट ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये थीटा हमें मिल गया और ये हमारा 90 डिग्री मिल गया, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री मिल गया। अब देखो क्या क्या डाटा दिया हुआ, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए टॉल ट्री ऑफ हाइट 45 मीटर, तो ट्री का जो हाइट है वो तो 45 मीटर बता दिया हमें, 45 मीटर, ठीक है ना, ट्री का हाइट 45 मीटर है, और द लेंथ ऑफ द शेडो इज, ये जो लेंथ ऑफ द शेडो है ना, ये भी बता दिया है 15√3 मीटर, ये लेंथ ऑफ द शेडो है हमारा 15√3 मीटर, ये भी बता दिया हमें। तो व्हाट इज द एंगल, तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड थीटा, हमें थीटा फाइंड करना, ठीक है ना, टू फाइंड थीटा इन डिग्रीज ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एलिवेशन का, तो हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा इक्वल टू डिग्री निकालना है, थीटा डिग्री में निकलेगा, हमें पता है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है ना, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं, चलो मान लो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, और ये हमारा जेड हो गया। अब जो चीज़ हमको ज़रूरत नहीं है उसको हम हटा देते हैं, ये थीटा हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, हमें ये थीटा का, ये थीटा ही ज़रूरत है, कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो देखो, ये तो हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा पी हो जाएगा, और ये हमारा एच हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या डाटा है, एक तो पी है, मतलब 45 मीटर का डाटा है,
एक 15√3 मीटर है, मतलब बी का डाटा है, ठीक है ना। मतलब एक्स और वाई ये वाला हम कंसिडर करेंगे और वाई जेड ये हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। ये मतलब पी बी एक्स वाई और वाई जेड ये सारा डाटा हमको कंसिडर करना है, ठीक है। ये सारा डाटा हमको कंसिडर करना है। देखो थीटा जो है, थीटा को हम लैंग्वेज फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, एंगल वाई जेड एक्स, एंगल वाई जेड एक्स लिख सकते हैं। तो बीच का होता है ना, वही हमारा एंगल रिप्रेजेंट करता है, ये देखो जेड, ठीक है ना। तो वाई जेड एक्स, ठीक है, सिंपल है। तो देखो उसको सॉल्व कैसे करना है। पी बी है तो हम टेन थीटा ले लेते हैं, हाँ। और हमने आपको बताया था पी और बी को हमेशा रेशियोज के लिए रखना, इसको एक्चुअल लेंथ में मत लेना, ठीक है, एक्चुअल लेंथ वाला में मत लेना। तो टेन थीटा को तो हम पी बाई बी लिख सकते हैं, या हम एक्स वाई बाय वाई जेड लिख सकते हैं। तो हम टेन थीटा को एक्स वाई बाय वाई जेड लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो टेन थीटा को हम एक्स वाई कितना है 45 मीटर है, और वाई जेड कितना है 15√3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो बट 15 1 जा 15 और ये 15, देखो पहला चीज इसको थोड़ा ऐसा लिखो 45 बाय 15 इंटू √3 ऐसा लिखो, ठीक है ना, ऐसा लिखो। अब 15 3 जा 45, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा आ गया 3/√3, ठीक है ना। अब 3/√3, 3 को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, और ये क्या है हमारा टेन थीटा है, अभी भी टेन थीटा चल रहा है। तो √3 इंटू √3/√3, तो ये √3 कट जाएगा, ये आ गया हमारा √3। तो अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया टेन थीटा इक्वल टू √3, ये वैल्यू आया आया, ठीक है। अब देखो तुम अपना टेबल याद करो, टेबल में 10 का कौन सा वैल्यू के लिए √3 हो रहा है, याद करो। 1030 देखो 1/√3 होता है, और 1060 √3 होता है, राइट। तो हम √3 के जगह लिखेंगे 1060 डिग्री इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1060 डिग्री। अब ये 10 और ये 10 कट जाएगा, तो हमारा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें रेशियो प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमारे पास मेरा हिसाब से तो ऑप्शन नहीं है, तो कैसे कर सकते, देखो सोचो, कर सकते हैं इसको भी। तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स वाई बाय वाई जेड ना। तो देखो इसको हम रेशियो में ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, देखो टेन थीटा इक्वल टू एक्स वाई बाय वाई जेड, ठीक है ना। और एक्स वाई का वैल्यू कितना है 45, और वाई जेड का वैल्यू कितना है 15√3। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इज टू वाई जेड, क्या लिखेंगे 45 इज टू 15√3 लिख सकते हैं ऐसा, राइट। अब देखो ये 15 3 जा 45 कट जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इज टू √3। अब ये भी कट जाएगा, √3 आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे √3:1, ठीक है ना। और एक्स वाई क्या है हमारा पी है, और वाई जेड क्या है बी है, राइट। तो पी और बी, तो अब हमारा क्या क्या वैल्यू निकला है, पी का वैल्यू √3 निकला है हमारा, और बी का वैल्यू हमारा 1 निकला है, ठीक है ना। तो टेन थीटा क्या है पी बाय बी, तो ये टेन थीटा का वैल्यू हमें √3 निकल गया, और √3 क्या है 1060 है, राइट। तो ये 10 और ये 10 कट जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। सिंपल है। जब आपको सब्जेक्ट आ जाएगा ना, तो आप ऊपर नीचे इधर उधर सब चीज घुसा सकते हैं।
तो ये आपको लगेगा कि ये कैसा आ गया, ये तो सिंपल है ना। देखो जो चीज ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है ना, उसमें ना लॉजिक दिखता नहीं है हम लोग को। देखो tan थीटा इक्वल एक्स वाई बाई वाई जेड, और एक्स वाई क्या है 45, वाई जेड 15√3, तो एक्स वाई इज टू वाई जेड को हम ऐसा लिख सकते हैं 45 इज टू, मतलब इसका मतलब है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई बाई वाई जेड इक्वल टू 45 15√3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स वाई इज टू वाई जेड, तो एक्स वाई 45 इज टू 15√3, तो ये 15 3 जा 45, तो ये हमारा 3 इज टू √3, तो √3 कट जाएगा, तो √3, तो √3 इज टू 1, तो ये √3 हमारा p हो गया, और 1 b हो गया, तो हम √3 p में लगा दिए और b 1 में लगा दिए। अब p और b का tan थीटा होता है, तो p और b लिख सकते हैं, और p और b क्या है √3/1, जिसे हम √3 लिख सकते हैं, लेकिन √3 क्या है, √3 है tan 60 डिग्री, ठीक है। √3 क्या है हमारा tan 60 डिग्री, तो थीटा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसमें देखो एक बार आपको मेथड्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आप कुछ भी यूज करो। ये तो अगर पहली बार है ना, तो ये वाला फॉलो करोगे ना, तो आपको ये लॉजिक समझ में आता है कि अच्छा ऐसा लॉजिक फ्लो हो रहा है। और जब इधर आएगा ना, तो एक लॉजिक इधर लगाएं, एक लॉजिक इधर लगाएं, तो जब थोड़ा आप एक्सपर्ट लेवल में चले जाओगे तो ये करना, लेकिन दोनों सीखो, ठीक है ना, दोनों सीखो, छोड़ मत देना कुछ, सब सीखो। देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ग्राउंड ऑफ ए टॉल ट्री ऑफ हाइट 30 मीटर इज 10√3 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो बताओ क्या होगा, 10 3 जा 30, √3 कट गया, √3 तो tan 60 डिग्री, आंसर 60 डिग्री होगा, राइट। तो इसको मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, ये सेम है, आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा ट्री हो गया, ठीक है, और ये हमारा लेंथ, ये हमारा लेंथ ऑफ हो गया, ठीक है, ये चलो ये लेंथ हो गया। तो ये जो सूर्य का किरण ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसा बना हुआ, ठीक है ना। अब देखो ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा थीटा है, ठीक है, और हाइट 30 मीटर दिया हुआ है हमारा, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री 30 मीटर है, और लेंथ ऑफ द शेडो है हमारा 10√3 मीटर, लेंथ ऑफ द शेडो है हमारा 10√3 मीटर, ठीक है ना। तो अब पूछा गया व्हाट इज द एंगल, तो मान लो ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है पहला का जैसे, मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपल वे में। तो हमें एक्स वाई हमें क्या चाहिए, एंगल थीटा चाहिए, थीटा हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हमें tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा एक्स वाई बाय वाई जेड, तो एक्स वाई हो गया हमारा 30 और वाई जेड हो गया हमारा 10√3, ठीक है ना। तो अब इसको हम tan थीटा इक्वल टू 30 बाय 10√3, तो 10 3 जा 30, तो √3 कट गया, ठीक है ना। तो हमारा ये tan थीटा हो जाएगा √3, और √3 का मत √3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो तो tan कौन सा वैल्यू का √3 है, tan 60 डिग्री है, राइट, tan 60 डिग्री है। तो इसमें हमारा अब लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये tan tan कट जाएगा, तो हमारा थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, सिंपल है। और इसी को अगर हमें रेशियो अप्रोच में करना है, तो हम ऐसा लिखेंगे, देखो tan थीटा इक्वल टू एक्स वाई बाय वाई जेड इक्वल टू 30 बाय 10√3, इसको हम लिखेंगे एक्स वाई इस टू वाई जेड 30 इस टू 10√3, ठीक है ना। तो ये 10 3 जा 30 हो जाएगा, और ये √3, ये √3 हो जाएगा, तो हमारा पास क्या आ गया, √3 इस टू 1, तो √3 हमारा p हो जाएगा, 1 हमारा b हो जाएगा, ठीक है ना, b हो जाएगा, 1 हमारा b हो जाएगा। तो हमारा
ये √3 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा बी है और ये हमारा पी है। तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, जो कि √3/1, जो कि √3 है, ठीक है ना। तो टेन थीटा हमारा √3 है, तो √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री, सिंपल है। और इसको हम ऐसे भी देखो, इसको हम डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जब आपका डायग्राम बन गया ना और आपको पता है सब चीज, तो हम ये √3, तो पी अब हमारा √3 हो गया और बेस हमारा 1 हो गया, पी हमारा √3 हो गया, बेस हमारा 1 हो गया, तो थीटा हमारा 60 डिग्री। टेन टेन थीटा इक्वल टू √3/1, तो थीटा हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना, सिंपल है, उतना कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में बाकी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।